Hi everyone, this is Roshan Kumar. Today I am going to give some lessons about the very interesting topic in a polity section that is DPSP. अगर इसका हिंदी में शुद्ध अर्थ जाने तो राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। और ये आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर द अनअकैडमी स्टार्स प्रोग्राम 2024। दोस्तों आज हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। फिर इसमें हम आज जानेंगे कि डीपीएसपी क्या है, इसका पर्पस क्या है, ओरिजिन क्या है, रिजेम्बलेंस क्या है, किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है और इसको ये गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करती है पॉलिसी मेकिंग में। फिर जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है। फिर जानेंगे कि इसको कोर्ट में इसको जस्टिसिएबल है कि नहीं, नॉन जस्टिसिएबल है। फिर इसके क्लासिफिकेशंस को जानेंगे। क्लासिफिकेशन गांधीयन डीपीएसपी क्या होता है, लिबरल डीपीएसपी क्या होता है, सोशलिस्ट डीपीएसपी क्या होता है। फिर इसमें जानेंगे अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, इसमें क्या बदलाव आए, क्या नया एडअप हुआ, ये सारे चीजें। फिर फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से कैसे जुड़े हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। चलिए दोस्तों पहले टॉपिक को हम समझते हैं कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक सिद्धांत है, एक नियम है जो सरकार को बता रही है कि अब कोई कानून आप जनता के लिए ला रहे हैं तो किस तरीके से लाएंगे, और वो इस तरीके से ला करके क्या करती है, हमारी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट में एस्टेब्लिश करती है। उसके लिए वो क्या करेगी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारे संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 336 से 51 के बीच में आती है और उसमें पाए जाते हैं। इसका पर्पस क्या है? फंडामेंटल राइट्स का जैसे हमने पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट्स का हम पर्पस जानते हैं कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करती है। तो वैसे ही डीपीएसपी का मेन मुद्दा यह है कि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करती है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस को सिटीजन्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। फिर हम जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन ये कहां से आया है। तो इसकी ओरिजिन सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे जैसे संविधान, हमारा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था तो उसमें कहीं ना कहीं इसका रिजेम्बलेंस थोड़ा मिलता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे, कुछ ऐसे ही थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, उससे रिजेम्बलेंस है। लेकिन असल में जब हमारा संविधान स्टैब्लिश हुआ तो इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है और ये हमारे सरकार को अल्टीमेटली पब्लिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है। अब हम दूसरे सेकेंड टॉपिक की ओर चलेंगे। स्टार्ट। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि आखिर डीपीएसपी जरूरत क्यों है हमें, इसकी हमारे देश और हमारे संविधान में इसको क्यों जोड़ा गया। तो इसके पीछे एक थोड़ा सा बैक स्टोरी देना चाहता हूं मैं। अगर मान लीजिए आपको कोई बोले इंसान कि आपको कुछ खाना बनाना है, तो खाना बनाना तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, उसमें क्या क्या लगेगा, कौन कौन से मसाले डलेंगे, तब ना उस चीज को आप खाना को बेहतरीन तरीके से और अच्छा टेस्टी बना सकते हो। वैसे ही जब हमारे देश में हाल में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में सरकारें चुनी गई तो सरकारों का क्या काम है, नीति बनाना हमारे देश के लिए, पॉलिसी मेकिंग करना हमारे जनता और सिटीजन्स के लिए। तो नीति बनाने में हमारे संविधान ने एक ओवरऑल ऊपर से प्रिंसिपल सिद्धांत दे दिए कि आप जब कोई नीति पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं तो उसमें इन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो उसी तरह से जैसे आपके खाना बनाने में इंग्रेडिएंट्स का खेल है, वैसे ही पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में डीपीएसपी का जुड़ाव है। डीपीएसपी का ऊपर से प्रिंसिपल पता हो तो सरकारों को यह मदद करती है असल पब्लिक पॉलिसीज बनाने में। अब दूसरा हम जानेंगे कि ये जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल। दोस्तों ये नॉन जस्टिसिएबल, इसके लिए हम कोर्ट पे जा नहीं सकते, कोर्ट के पास जाकर के गुहार नहीं लगा सकते हैं कि नहीं हमारे इस पॉलिसीज को या इस डीपीसीएसपी को फॉलो नहीं किया गया तो इसके लिए सरकार के खिलाफ हम कोर्ट पे केस कर दे। ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे रिसोर्सेस कम है। तो इतने सारे डीपीएसपी को अडॉप्ट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे संसाधन लेंगे जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी समय दर समय सरकारें इस चीज को ला करके पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। धन्यवाद। और हम क्लासिफिकेशन के तरफ थे भाइयों। तो क्लासिफिकेशन में हमने जैसे जाना कि सोशलिस्ट डीपीएसपी होता है, गांधीयन डीपीएसपी होता है और लिबरल डीपीएसपी होता है। सोशलिस्ट, देखिए इसको याद करने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसको एकदम स्टोरी और कहानियों की तरह हम जानेंगे और उसको याद करने की जरूरत ही नहीं होगा, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट हो जाएगी, फिट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको सोशलिस्ट डीपीएसपी की तरफ। सोशलिस्ट देख शब्दों में ही आ रहा है कि सामाजिक जस्टिस को एस्टैब्लिश करती है। तो सामाजिक जस्टिस क्या होगा कि हमारे देश में जितने भी वर्कर लेबर हैं उसको कैसे जस्टिस मिलेगा। सोशलिस्ट में कार्ल मार्क्स की आपकी योजनाओं को पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स किस पे फोकस करता है, वर्कर्स पे फोकस करता है। तो वही सोशलिस्ट एजेंडा है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले चलेंगे कि वेलफेयर आर्टिकल 38 में है सबसे पहले कि वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा। इसके सेकंड पॉइंट्स होंगे मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज दोनों बीच में है तो उसमें उसको कैसे बदला जाए, उसके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ से लाया गया था। फिर 39 में आएंगे तो 39A में है लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, सभी के लिए लाइवलीहुड का एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया जाए।
फिर इक्विटेबल मतलब जितना हमारे देश में रिसोर्सेस है उसको इक्वली कैसे लोगों में बांटा जाए। फिर हम कंसंट्रेशन, एक इंसान के पास सारा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं और कंसंट्रेटेड ना हो, इसलिए उसमें उसको भी लाने के लिए एक डीपीएसपी है। फिर इक्वल हमारे देश में जितने भी औरतें और महिलाएं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मर्द काम कर रहे हैं, उनको इक्वल पे मिले, मिनिमम वेजेस को जैसे हम बात करते हैं। सारे वर्कर्स का हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उनको कैसे पॉलिसीज लाया जाए। हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन को हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया है। फिर आर्टिकल 39A को लाया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। उसमें बोला गया है कि अगर मान लीजिए कोई इंसान कोर्ट में केस करना चाहता है तो उसको लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए लीगल एड उन्हें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। फिर आर्टिकल 41 में लाया गया तो जिसे बोला गया कि आप राइट टू वर्क और एजुकेशन के लिए कैसे आप पॉलिसीज ला सकते हैं, वो सब भी बताया गया। फिर आगे हम चल करके जानेंगे कि 42 में लाया गया तो ह्यूमन वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उनको अच्छे से सुविधाएं नहीं मिलेगी जिस इन्वायरमेंट वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो अपने जितने भी कैपेसिटीज को या अपने जितने भी टेंडेंसी को बढ़ा करके अपना प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए आर्टिकल 42 लाया गया। आर्टिकल 43 आया सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी वर्कर को कैसे दिया जाए, उनको अपने स्टैब्लिश करने के लिए। और मैटरनिटी बेनिफिट को भी लाया गया आर्टिकल 42 के तरफ कि हमारे देश में औरतें जो काम कर रही है तो अगर वो प्रेग्नेंट वीमेन है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट, उनको छुट्टी दिया जाए, साथ में उनको पैसे भी, मिनिमम वेजेस भी दिया जाए साथ में। फिर आर्टिकल 43 में आए तो हम पार्टी वर्कर को कैसे इंगल्फ और इंगेज किया जाए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, उसके लिए 43 को लाया गया आर्टिकल 43A के द्वारा, उसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया। फिर 47 में हम देखें तो जैसे पब्लिक हेल्थ को और नर्चर को कैसे पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने के लिए, वर्कर के नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 47 में लाया गया। और फिर ये हमने सोशलिस्ट डीपीएसपी के बारे में जाना, और आगे हम जानेंगे गांधीयन डीपीएसपी के बारे में। क्लासिफिकेशन में थे दोस्तों, तो हम क्लासिफिकेशन के दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, गांधीयन डीपीएसपी। इसको एक कहानी की ओर से समझेंगे हम। पंचायत वेब सीरीज आप सभी ने देखा होगा, वही फुलेरा गांव के बारे में आपने देखा होगा। तो उसमें हमने देखा कि उसमें अब सोचिए कि उसमें भी बहुत सारे मुखिया होते हैं, सारे प्रधान होते हैं, तो प्रधान कहां से आते हैं, पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आर्टिकल 40 में यही बोलते हैं कि विलेज पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट करो। पंचायत आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, लोगों को इनकम बढ़ाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज का गठन कीजिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज आ जाएगा तो फिर क्या, तो लोगों को तो पैसा चाहिए ना कॉटेज इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश और उसको सोर्सेस लाने के लिए, रिसोर्सेस लाने के, तो उस पैसों को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, पैसे कहां से लाया जाए, उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन होगा। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया। फिर आगे हम चले आर्टिकल 46। अब उस गांव फुलेरा गांव में SC/ST के पॉपुलेशन थे, आपने देखा होगा, विनोद देख रहे हो, विनोद में आपने देखा होगा, तो SC/ST पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं, तो उनके SC/ST, अब आपको पता है सामाजिक स्तर पे उनका कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रमोशन के लिए आर्टिकल 46 को लाया गया। फिर आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, मतलब दारू नशा वगैरह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज को पीछे लेकर जाती है, तो उनको प्रोहिबिट करने के लिए, उनको बंद करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उसके लिए भी आर्टिकल 47 है। फिर आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 में नियम लाए गए कि कैसे, मतलब जितने भी कैटल हैं, ड्रॉट कैटल हैं, गायें हैं, हमारी गौ माता है, उनको स्लॉटर ना किया जाए, उनके पॉपुलेशन को ना घटाया जाए, उसके लिए आर्टिकल 48 आया। और हम अब तीसरे क्लासिफिकेशन में चलेंगे। तीसरा क्लासिफिकेशन है लिबरल डीपीएसपी। लिबरल लोग कैसे अपने पब्लिक पॉलिसीज में अपना उल्लंघन देकर के अपनी बात को मनवाते हैं। आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सारे धर्मों के लिए कैसे पर्सनल लॉज इक्वल किया जाए और समान किया जाए, उसके लिए आर्टिकल 44। 45 है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, बच्चों के लिए कैसे कंपलसरी एजुकेशन, इसको 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ला करके इसके प्रावधान को बदल दिया गया। फिर 48 आए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करें। फिर आर्टिकल 50 में कैसे हम एग्जीक्यूटिव को कैसे अलग किया जाए जुडिशियरी से, इसके लिए आर्टिकल 51 है कि प्रमोशन इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ पीस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और अब बस आखिरी टॉपिक पे हम चलेंगे। ये आखिरी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या संबंध है, क्या दोनों में अलगाव है, क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा। इसके लिए आया चंपाकम केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर केशवानंद भारती केस आया, फिर मिनर्वा मिल केस आया। और इन सब में हम अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमें आगे लेक्चर में आपको इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। फाइनली ये संदर्भ आया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, तो 39BC जो डीपीएसपी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 1419 में कैसे अमेंडमेंट लाया जा सकता है। और यही अंत करते हैं हमारे चैप्टर का, और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।